हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वापस से सभी लोगों का वेलकम है इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन कौन सा होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्राइमरली तीन प्रकार का होता है: अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया जिसको हम लोग NH3 के नाम से डिनोट करते हैं। अगर यूरिया की बात की जाए तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है सिंप्लीफाइड वे में। कार्बन पे दो NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक जो है कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका यूरिया। ये एक्चुअली में बना कैसे है, तो बाई कार्बोनेट एंड HCO3- जिसको कहते हैं बाई कार्बोनेट और अमोनिया आपस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बाइंड करता है और कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर उस तरीके से वहां पे फॉर्मेशन होता है, एक साइकिल चलता है यूरिया साइकिल, और उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है अपना यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे रिंग नुमा होता है और इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए। कुछ ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर प्यूरिन सब्स्टिट्यूट का होता है। एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर प्यूरिन सब्स्टिट्यूट का होता है जिसमें दो फ्यूज्ड रिंग होते हैं। तो बच्चों अगर ये आपको याद आ रहा है तो ये भी आपको याद हो जाएगा कि यूरिक एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज कैसे होता है। तो ये एक्चुअली में प्यूरिन की वजह से, प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है ना हम लोगों में, तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है कौन? यूरिक एसिड। जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो क्या बनता है बच्चों? अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड में से अमोनिया रिलीज होता है। अमीनो एसिड जो होता है उसमें से अमोनिया रिलीज होता है। जब अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है तो अमोनिया रिलीज होता है। अमोनिया जो होता है वो बहुत ज्यादा पानी में सॉल्युबल होता है। अमोनिया वाटर के साथ जैसे ही बाइंड करेगा तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। और कोई चीज जो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका अगर थोड़ा भी मात्रा निकालना होगा ना तो पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि वो तुरंत पानी में घुल जाएगा, उसकी टेंडेंसी होगी। तो अगर कोई एनिमल अमोनिया को चाहता है बॉडी से अमोनिया के रूप में ही रिलीज करना, तो पहली बात तो अमोनिया अमोनिया के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। अमोनिया जब भी बॉडी से रिलीज होगा तो किस रूप में रिलीज होगा बच्चों? अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज होगा। अब अमोनियम आयन को निकालने के लिए पानी चाहिए होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो हाईली सॉल्युबल इन क्या होता है? वाटर होता है। तो यहां से एक ट्रिक आपका बन जाएगा कि हर वो एनिमल जिसके पास पानी एक्सेसिव मात्रा में मौजूद है वो कोशिश करता है अमोनिया को ही बॉडी से रिमूव करने का इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। लेकिन यहां पे एक्सेप्शंस आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ना इधर से याद करने का कोशिश ना करें, इधर से याद करने का कोशिश करें। तो पहले समझिएगा बातों को। अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है। अच्छा, उसकी तुलना में यूरिया जो होता है ना वो कम सॉल्युबल होता है और टॉक्सिक भी जो है ना वो कम होता है। तो अमोनिया की तुलना में यूरिया कम टॉक्सिक होता है और कम सॉल्युबल होता है। इसका मतलब बच्चों यूरिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायर्ड है या कम पानी की रिक्वायर्ड है? तो ऑब्वियस सी बात है अमोनिया की तुलना में यूरिया को रिमूव करने के लिए कंपैरेटिवली कम पानी का रिक्वायरमेंट है। लेकिन यूरिक एसिड ना बच्चों लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है और लीस्ट सॉल्युबल होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए ना लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो बताओ सबसे कम पानी किसको चाहिए होता है यूरिक एसिड को निकालने के लिए? उससे ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है? यूरिया को निकालने के लिए। और सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है? अमोनिया को निकालने के लिए। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे याद करें। ये भी हमें याद हो गया कि प्रोटीन को अगर हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, और अमीनो एसिड से जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया को अल्टीमेटली जो हमारा लीवर होता है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, वो उसको यूरिया साइकिल के कारण यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और प्यूरिन जो होते हैं उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बन के तैयार होता है? यूरिक एसिड तैयार होता है।
अब आप सोचो कि इसको निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए, इसको निकालने के लिए थोड़ा कम पानी चाहिए और इसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए। तो आप इमेजिन करो उन जानवरों के बारे में बच्चों, जो जानवर अंडा देते हैं, और वो भी कैसा अंडा देते हैं, शेल्ड एग देते हैं। जैसे मुर्गी का अंडा शेल्ड होता है, उसके ऊपर में शेल होता है, कवरिंग होता है। तो सोचिए मुर्गी ने अपना अंडा दिया, अब उस अंडे के अंदर उसका इम्ब्रियो डेवलप कर रहा है। अच्छा, जो इम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो इम्ब्रियो तो लिविंग है, और अगर वो डेवलप कर रहा है तो मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा, और मेटाबॉलिज्म कर रहा होगा तो वेस्ट मटेरियल भी बन रहा होगा। सोचो अगर उसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता तो अंडा में से जो शेल होता है उसमें से कोई भी चीज ना बाहर निकल सकता है और ना अंदर जा सकता है, सिवाय हवा को छोड़कर। कोई चीज बाहर और अंदर नहीं आ और जा सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमोनिया अगर उसका वेस्ट मटेरियल होता तो अमोनिया अंदर ही रह जाता और उसके पूरे बॉडी फ्लूइड में घुल जाता। अमोनिया टॉक्सिक भी बहुत ज्यादा होता है, तो इम्ब्रियो को टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता और इम्ब्रियो अंदर ही अंदर मर जाता। इसका मतलब शेल्ड अंडा देने वाले जानवरों का वेस्ट मटेरियल अमोनिया तो नहीं होगा। चलिए यूरिया मान लेते हैं होगा। अगर उनका वेस्ट मटेरियल यूरिया होगा तो ठीक है, अमोनिया अगर आज मारता है ना तो यूरिया कल परसों मार देगा। यानी कि यूरिया टॉक्सिक कम है, लेकिन इतना भी कम टॉक्सिक नहीं है कि वो हफ्ता दिन, 5 दिन, 6 दिन टिक सकता है। तो नहीं, यूरिया में भी ये दिक्कत आएगी। लेकिन बच्चों लीस्ट सॉल्युबल होता है, पेलेट के फॉर्म में रिलीज होता है, पेस्ट के फॉर्म में, तो उनका वेस्ट मटेरियल कौन होता है हकीकत में, यूरिक एसिड। तो ट्रिक क्या बन गया बच्चों, जानवर चाहे पानी में रहता हो, जानवर चाहे हवा में उड़ता हो, और जानवर चाहे जमीन पे चलता हो, मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, वो अंडा कैसा देता है। अगर वो अंडा शेल्ड देता है, शेल्ड एग देता है, देखो फ्रॉग शेल्ड अंडा नहीं देता है, तो हर अंडा शेल्ड नहीं होता है। तो जो एनिमल शेल्ड एग रिलीज करता है उस एनिमल का वेस्ट मटेरियल कौन होगा बच्चों, यूरिक एसिड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होता है वो शेल्ड एग देता है, वेस्ट मटेरियल कौन होगा, यूरिक एसिड होगा। इसके अलावा बर्ड्स, एव्स शेल्ड एग देता है, वेस्ट मटेरियल कौन होगा, यूरिक एसिड होगा। अर्थ्रोपोडा में कॉकरोच हो गया बच्चों, कॉकरोच जो होता है वो शेल्ड एग देता है, तो उसका वेस्ट मटेरियल कौन होगा, यूरिक एसिड होगा। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल जिसका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड। तो पहले उन जानवरों को छांट दीजिएगा जो शेल्ड एग देता है, उसके बाद जो बच गए जानवर, उन जानवरों में देखिएगा पानी किसके पास ज्यादा अवेलेबल है, उनका वेस्ट मटेरियल कौन होगा, अमोनिया। और पानी किसके पास कम अवेलेबल है, उनका वेस्ट मटेरियल कौन होगा, यूरिया। जैसे पोरीफेरा पानी में ही रहता है, अमोनिया। सिलेंट्रेटा पानी में ही रहता है, अमोनिया। टीनोफोरा पानी में ही रहता है, अमोनिया। प्लेटीहेलमिन्थिस भी ठीक ठाक ही है, प्लेनेरिया वगैरह पानी में ही रहता है, प्लेटीहेलमिन्थिस का जो प्लेनेरिया होता है पानी में ही रहता है, तो अमोनिया। एस्कीहेलमिन्थिस में भी सेम कहानी है, लेकिन एनेलिडा में ट्विस्ट है बच्चों। एनेलिडा में जो अर्थवॉर्म होता है, जब वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आता है, लैंड पे आता है, ड्राई रीजन पे आता है, तो उसका वेस्ट मटेरियल यूरिया बन जाता है। लेकिन जब वो पानी में रहता है बच्चों, तो उसका वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अमोनिया। उसी प्रकार से अगर हम अर्थ्रोपोडा की बात करें तो नाम आ ही चुका है। मोलस्का वगैरह भी चलो ठीक ही है, ऑक्टोपस का वेस्ट मटेरियल यूरिया होता है। इकाइनोडर्माटा का वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है। हेमिकॉर्डेटा का अमोनिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से छांट लिए। हम लोग हैं मैमल्स, मैमल्स का वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कौन होता है बच्चों, यूरिया होता है। तो मैमल्स का वेस्ट मटेरियल जो होगा वो कौन होगा, यूरिया। लेकिन इसके साथ साथ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म ऑन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कैसा होगा, तो यूरिया होगा। अर्थवॉर्म का टेरेस्ट्रियल कंडीशन में कैसा होगा, तो यूरिया होगा। इसके अलावा जो एम्फीबिया होता है बच्चों, उसमें जो एडल्ट एम्फीबिया होता है उसका भी वेस्ट मटेरियल कौन होता है, यूरिया होता है। तो एडल्ट एम्फीबिया का वेस्ट मटेरियल कौन हो जाएगा, तो यूरिया हो जाएगा। लेकिन सबसे सरप्राइज करने वाली बात है कार्टिलेजिनस फिश, सार्क। सार्क जो होते हैं उसका भी वेस्ट मटेरियल कौन होता है बच्चों, यूरिया होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, सार्क ना
ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल्स होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। शार्क एक ऑस्मो कन्फर्मर एनिमल होता है। ये अपने बॉडी के इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिस वजह से ये यूरिया बनाता है और यूरिया को ब्लड में रखता है। तब तक रखता है जब तक इसके ब्लड का कंसंट्रेशन बाहर के समुद्र के पानी के कंसंट्रेशन के बराबर ना हो जाए, और तब जब एक्स्ट्रा यूरिया बनता है तो उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना चालू करता है। तो शार्क का वेस्ट मटेरियल कौन होता है? यूरिया होता है। और बात करें अमोनोटेलिक एनिमल्स में कौन कौन वेस्ट मटेरियल होगा बच्चों, तो अमोनोटेलिक एनिमल्स में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो होगा आपका, वो तो अमोनिया ही होगा। एनिमल्स का नाम कौन कौन सा होगा, तो एनिमल्स का नाम यहां पे आपको आ जाएगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म इन एक्वेटिक कंडीशन, टैडपॉल लार्वा, टैडपॉल लार्वा, टैडपॉल लार्वा हो गया, एम्फीबिया का लार्वा है ये, है ना, टैडपॉल लार्वा हो गया। और इसके अलावा पोड़ीफेरा वगैरह तो होता ही है, पोड़ीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, वो सब तो यहाँ पे होता ही है। तो बस हल्का सा ट्रिक यहाँ पे क्या काम कर गया, हर वो एनिमल जो शेल्ड एग देता है उसका वेस्ट मटेरियल कौन होगा? यूरिक एसिड। उसको छांट दीजिएगा। उसके बाद बचे हुए एनिमल में देखिएगा पानी ज्यादा किसको मिल रहा है, उसका वेस्ट मटेरियल कौन होगा? अमोनिया। पानी किसको कम मिल रहा है, उसका वेस्ट मटेरियल कौन होगा? यूरिया। बस ध्यान रखिएगा शार्क पे, शार्क पानी में ही रहता है लेकिन उसकी कहानी अलग है कि वो एक प्रकार का कौन सा एनिमल है? ऑस्मो कन्फर्मर है। तो उम्मीद है आपका ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक अगले पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।